हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 पे आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का पार्ट 6 दोस्तों बनाते हैं। आप लोग जो वीडियो शुरू से नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट बाय पार्ट हिस्ट्री का वीडियो दिया गया है दोस्तों। पहले एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का दोस्तों दिया गया था, उसमें ज्योग्राफी का वीडियो है दोस्तों। 3 पार्ट में वो वीडियो है। इसमें हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए इसमें ज़्यादा पार्ट बन रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखिए वीडियो को 1-2 बार। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़िए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों कि हाँ हम वीडियो बनाएं और चीज़ों पर दोस्तों, सचिन सर के नोट्स का, जैसे इसका एसएसटी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 672 पेज में है दोस्तों। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम उसका भी वीडियो बना के प्रीवियस ईयर का डाल देंगे दोस्तों। कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट में लिखिए, हम कमेंट देखते हैं दोस्तों। जिस तरह देखें, जिसका जो संख्या ज़्यादा दोस्तों, और लाइक भी कीजिए दोस्तों। तो हम आपका एसएसटी का प्रीवियस ईयर से जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस है दोस्तों, सचिन सर के नोट्स में दिया गया वो पूरा वीडियो डाल देंगे दोस्तों। और आप लोग अपने भाई बहन जितना भी दोस्त हैं उनके पास भी शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए दोस्तों। जितना जल्दी हो सके चैनल को 1K तक पहुंचाइए दोस्तों, जिससे हमें और अच्छे उम्दा लेवल की वीडियो बनाने में मदद मिले दोस्तों। और मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, तो हम और अदर एग्जाम का भी इस चैनल पे तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। जैसे बिहार बीपीएससी हुआ दोस्तों, बिहार पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस हुआ दोस्तों, फिर बिहार एसएससी सीजीएल अभी चल रहा है सीट दोस्तों, नहीं पढ़ा पा रहे हैं दोस्तों, अपने तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। फिर बिहार दरोगा हुआ दोस्तों, उसके लिए तो स्पेशलिस्ट है हम दोस्तों। फिर बिहार एसएससी हुआ, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, मद्य निषेध सिपाही है दोस्तों। इस सब के लिए भी इस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों। और लूसेंट का सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसमें भी आप लोग शरीक होइए दोस्तों, और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए दोस्तों। आपका अपना चैनल है दोस्तों, ये किसी दूसरा का चैनल नहीं है दोस्तों, आप ही भाई बहन का चैनल है। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना हम आपको वीडियो दे पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 1922 और 29 में 1922 से 1929 की घटनाएं चलिए देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने
नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इसी तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिए। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दर यानी दूर स्थित दांडी, गलत छप गया दोस्तों, दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। भारत छोड़ो के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। मौलाना आजाद दोस्तों, मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और बहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधी जी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था। उन्होंने जिन्ना के जो दो राष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसरों की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय ने मृत्यु हो गई। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविजनल ऑटोनॉमी भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार
1935 में के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय सहायता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधानसभा विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रहे थे। नए संविधान की रचना, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, पर ना ही बनना चाहिए और ना ही बनना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा की सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। राज्यों का गठन दोस्तों पढ़िए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का क्या होगा दोस्तों? अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दिया गया। दोस्तों, विकास की योजना, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियों बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की एक भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाए जाएंगे, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात, स्टील जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया।
ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। श्रीलंका और सिंहला भाषा 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरी सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, बांटना चाहते हैं तो निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इन कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे राजतंत्रित देश भी पैदा हो सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन दोस्तों, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। वीडियो को यहीं स्टॉप करते दोस्तों। इस पार्ट का वीडियो कल से बनाया जाएगा दोस्तों। आज हिस्ट्री को समाप्त कर दिया गया। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अब स्टार्ट होगा सिविक्स से दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।